करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर। जैसे कि आप सभी को पता है कि फ्राइडे सैटरडे आपको एक ऐसे टॉपिक के ऊपर क्लास मिलती है जिसमें हम पूरी विस्तार से बात करते हैं। आज हम जिस टॉपिक को जानने वाले हैं वो भारत के आर्थिक संकट के ऊपर है, यानी कि आज से करीबन 31 साल पहले भारत में आर्थिक संकट आया था। आप ये भी कह सकते हैं कि भारत की जो स्थिति थी उस समय वो बिल्कुल ठीक वैसे थी जैसे अभी कुछ समय पहले श्रीलंका की थी। ठीक है, तो ऐसा भारत के अंदर क्या हुआ था, क्या भारत के अंदर भी श्रीलंका जैसे माहौल बने थे या भारत उस माहौल से बाहर कैसे निकला, इसके ऊपर बात करेंगे। साथ में कौन व्यक्ति था जिन्होंने जो है उस संकट से भारत को बाहर निकाला था और ये संकट पैदा कैसे हुआ था, इतना बड़ा संकट था आर्थिक संकट, वो कैसे पैदा हुआ था, उसकी सारी डिटेल को आज हम जानने वाले हैं। टॉपिक आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये जो टॉपिक मैं आपको आज बताने वाला हूँ इससे 1-2 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनता है और यूपीएससी या पीसीएस जैसे इंटरव्यू में जो है पूछा जाता है। क्लियर है? वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डेट है यानी कि सन है 1991। ठीक है, सन क्या है? 1991 है जब भारत में आर्थिक संकट आया था, यानी कि भारत के अंदर आर्थिक संकट पैदा हुआ था। वर्ष 1991 को जून का महीना था। महीना सरकार के सामने बहुत भारी था। ठीक है, सरकार को यह समझ नहीं आ रही थी उस समय कि इस आर्थिक संकट से बाहर कैसे निकला जाए और इसके लिए क्या उपाय करे जाए कि सरकार इस संकट से बाहर आ जाए। इस समय यह कहा जाता था कि इस समय की जो सरकार थी चंद्रशेखर जी की, वो केवल एक क्रिएटेकर सरकार के रूप में कार्य कर रही थी, क्योंकि 80-89 में जो है 80-89 में चुनाव हुए थे। ठीक है, जिस चुनाव में सरकार कोई भी नहीं बनी थी, मतलब जो सरकार बनी थी वो गठबंधन की सरकार बनी थी। ठीक है, जब वो गठबंधन की सरकार बनी तो उसके बाद सरकार को गिरा दिया गया किसी कारणवश। क्या कारण था आगे जानेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा इस समय कौन थे? चंद्रशेखर जो थे उनकी सरकार इस समय चल रही थी। अब संकट क्यों पैदा हुआ, संकट पैदा होने का कारण क्या होता है या किसी भी देश पे संकट कैसे आता है? देखिए, अगर कोई भी कंट्री है, चाहे वो भारत हो, श्रीलंका हो, अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, कोई भी कंट्री हो, सभी कंट्री के पास अपना विदेशी मुद्रा भंडार होता है। याद रखिएगा कि हर एक कंट्री के पास क्या होता है? अपना विदेशी मुद्रा भंडार होता है। लेकिन जब किसी कंट्री के पास ये विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो जाता है तो वो कंट्री को ये समझा जाता है कि अब ये कंट्री कर्ज में डूब चुकी है। ऐसा क्यों होता है? एक सिंपल सी चीज को समझिए। ऐसा इसलिए होता है, जैसे कि आपको पता है कि अगर कोई भी देश है, जैसे भारत है, अब भारत के अंदर जरूरी है कि सारी चीजों का निर्माण होता होगा? ऐसा नहीं हो सकता। क्या अमेरिका के अंदर सारी चीजों का निर्माण होता है? नहीं होता है। तो जब सारी चीजों का निर्माण नहीं होता है, जैसे एग्जांपल लीजिए, अभी जो है क्या कहते हैं, यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा था, तो सभी पूरे विश्व के अंदर किस चीज का अभाव देखने को मिला? गेहूं का। किसका देखने को मिला? गेहूं चावल का मिला। अब उस समय क्या हुआ कि भारत जो था गेहूं के मामले में दूसरा सबसे बड़ा जो है देश है जहां पर गेहूं सबसे ज्यादा पैदा होता है, पहला रशिया था, यूक्रेन था। यूक्रेन में होता नहीं क्योंकि यूक्रेन में तो युद्ध चल रहा है, तो गेहूं का आयात निर्यात हो नहीं सकता, तो भारत बचा था। सभी देश को क्या करा? भारत ने अपना गेहूं बांटना स्टार्ट करा, यानी कि जिन देशों के वहां पर गेहूं पैदा नहीं होता है उन्होंने क्या करा? भारत से गेहूं खरीदा। ठीक है, और भारत को पेमेंट करी। अब ऐसे ही होता है सभी कंट्रियों के अंदर। अब किसी भी चीज को खरीदने के लिए हर कंट्री के पास विदेशी मुद्रा भंडार जरूर होता है, ताकि अगर जैसे हमारे यहाँ पर अगर मैं बात करूं, मोबाइल के जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जो मोबाइल के अंदर लगने वाली जो एसडी कार्ड होती है, चिप होती है, ठीक है, वो सारी कहां से आती है? सेमीकंडक्टर जिनको बोला जाता है, वो सब कहां से आता है? विदेश से आता है। भारत उन्हें कैसे खरीदता है? जब भारत के पास अपना विदेशी मुद्रा भंडार है तभी तो खरीद पा रहा है। अगर नहीं होगा तो स्थिति श्रीलंका या 1991 में जैसे भारत की थी उस समय देखने को मिल जाती है। तो श्रीलंका के बर्बाद होने का कारण भी यही था, क्योंकि श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो गया था और जो आईएमएफ से लिया हुआ कर्ज था वो काफी बड़ी मात्रा में बढ़ गया था। अब आईएमएफ ने जो कर्ज दिया है वो डॉलर में दिया था, तो जाहिर सी बात है पेमेंट भी डॉलर में ही देगा, लेकिन डॉलर में देने को है ही नहीं। श्रीलंका ने बाद में क्या बोला था कि हमारे पास जो हमारा श्रीलंका रुपया है उसे आप ले सकते हैं, उससे हम पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। ठीक है, तो भारत का भी उस समय स्थिति, आई होप अभी विदेशी मुद्रा भंडार को समझे होंगे कि ये क्या होता है। तो भारत की स्थिति उस समय खराब होने का सबसे बड़ा कारण भी यही था कि भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार था वो करीब पूरी तरीके से खाली हो चुका था। जो भारत के अंदर पैसा बचा था वो $1 अरब का बचा हुआ था उस समय। 1991 की बात बता रहा हूं जब आर्थिक संकट था। 1991 में $1 अरब का केवल भारत के पास जो है पैसा बचा था, यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार बचा था, जिससे केवल भारत 20 दिन के लिए तेल और खाने का सामान खरीद सकता था, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था। अब मतलब देश जो है वो मात्र 20 दिन तक ही चल पाएगा, ये स्थिति आ चुकी थी।
अब यहां पर देखा क्या गया कि भारत का, अच्छा ये तो हो गया भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, ठीक है। दूसरा था भारत का विदेशी कर्ज। अब कर्ज भी था क्योंकि कुछ समय पहले तो हम लोग आजाद हुए थे और आजाद होने पर हमने 2-3 लड़ाइयां भी लड़ गए थे, तो वहां भी हमें नुकसान झेलना पड़ा। अब उसी समय भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार मतलब विदेशी कर्ज था वो $72 अरब का था उस समय। कितना था? $72 अरब का जो था विदेशी कर्ज था भारत के पास। इतनी बड़ी मात्रा में विदेशी कर्ज होना यानी कि देश के बर्बाद होने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने के बराबर था। इस समय यह कहा जा रहा था कि विदेशी कर्ज के मामले में भारत तीसरा सबसे बड़ा देश बन चुका था, यानी कि भारत से पहले ब्राजील और मैक्सिको एक ऐसे देश थे जिनका विदेशी मुद्रा जो कर्ज था वो करीबन इसके से भी ज्यादा था, लेकिन भारत भी कहीं पीछे नहीं था, तीसरा देश बन गया था जहां पर विदेशी कर्ज बड़ी मात्रा में देखा जा रहा था। क्लियर है? उसके बाद अब यहां पर क्या था कि जब लोगों को इस बात के बारे में पता चला कि ऐसा कुछ है तो लोगों का भरोसा भारत की सरकार से और अर्थव्यवस्था से दोनों से हटने लगा था, क्योंकि जाहिर सी बात है जब ऐसी स्थिति होती है तो लोगों का भरोसा हटने लग जाता है। कोविड ही देख लीजिए, कोविड में क्या हुआ था, जब वैक्सीन की कमी होने लगी थी तो कई लोगों ने सरकार से अपना भरोसा हटा दिया था और कहा था कि हो सकता है कल का सुबह देखे भी या नहीं देखे, ठीक है। तो वही स्थिति 1991 में भी देखने को मिली कि जो लोग थे उनका भरोसा भारत की सरकार के साथ साथ अर्थव्यवस्था से भी खत्म हो चुका था, हट चुका था, ठीक है। क्योंकि हटने का कारण क्या था? ये आर्थिक संकट था। हटने का कारण था राजस्व घाटा जो था, जो राजस्व घाटा होता है, रेवेन्यू जो लोन होता है वो बड़ी मात्रा में बढ़ गया था, क्योंकि जब किसी भी देश का राजस्व घाटा बढ़ता है तो माना यह जाता है कि देश में आर्थिक संकट की स्थिति पैदा हो रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकता है, ठीक है। और साथ में जो चालू खाता था, जो चालू खाता था वो भी 2 गुना अंक के साथ आगे बढ़ रहा था। तो जाहिर सी बात है कि आर्थिक संकट पूरी तरीके से भारत में आ गया था, लेकिन यह माना जाता है कि यह आर्थिक संकट आते आते हमारे कोने से निकल गया। जैसे पृथ्वी में क्या होता है, जब कोई उल्का पिंड करके पृथ्वी से साइड से निकल जाता है तो माना जाता है कि वो उल्का पिंड साइड से निकल गया, पृथ्वी से नहीं टकराया। अगर टकराता तो विनाशकारी होता। उसी तरीके से उस समय की स्थिति भी कुछ भारत के आर्थिक संकट की ये थी, ठीक है। अब सारी बात ये आती है कि हमने ये सब तो समझ लिया, लेकिन इसका कारण क्या बताया गया? जैसे अभी भी भारत के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस था, हालांकि भारत की इकोनॉमी काफी गिरी थी, ये तो अभी कोविड में सबकी गिरी थी, लेकिन कारण क्या बताया गया था? कोविड-19 बताया गया था। उस समय भी खाड़ी का युद्ध हो रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चा, याद रखिएगा, खाड़ी युद्ध हो रहा था इस समय, जिसे प्रथम खाड़ी युद्ध माना जाता है, ठीक है। तो खाड़ी युद्ध को इसमें तत्कालीन कारण बताया गया था कि भारत की स्थिति खराब होने का तत्कालीन कारण था खाड़ी का युद्ध। अब आप कहोगे सर खाड़ी का युद्ध ये क्या था? खाड़ी का जो युद्ध था, याद रखिएगा, 2 अगस्त 1991 को ये युद्ध स्टार्ट हुआ था। एक वैश्विक संघर्षण इसको माना जाता था, क्योंकि ये जो वैश्विक संघर्षण इसको इसलिए माना जाता था, कुवैत पर अपना तानाशाही, कुवैत पर इस इराक के द्वारा जो है, इराक जो देश है उसने कुवैत पर अपना तानाशाही हुआ करता था उस समय, जिसका नाम था सदाम हुसैन। सदाम हुसैन के तहत ये बताया जाता था कि आक्रमण करने के बाद ये सामने आया था, ठीक है, क्योंकि जो इराक के द्वारा किस पर, कुवैत पर आक्रमण करा गया था, तानाशाही चल रहा था उस समय, जो कि सदाम हुसैन के द्वारा चलाया जा रहा था, ठीक है। सदाम हुसैन ये कह सकते हैं आप, यहाँ पर कब्जा करना चाहता था पूर्ण रूप से। तो ये तरीके था। कभी इसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो दूंगा कि प्रथम खाड़ी युद्ध आखिर में क्या था। तो अभी आप यहाँ पर इतना ही समझिए कि खाड़ी युद्ध जो था एक वैश्विक संघर्ष था, जो कि उस समय हो रहा था। 2 अगस्त 1991 को खाड़ी युद्ध हमको देखने को मिला था। अब आप कहोगे खाड़ी युद्ध हो रहा था, इराक और कुवैत की कहानी है, भारत कहां से बीच में आ गया? भारत तो बहुत दूर है, भारत बहुत दूर है, ये बात बिल्कुल सही है। आने की स्थिति ये थी क्योंकि भारत का जो सबसे ज्यादा पैसा आता था वो कुवैत जो है इन खाड़ी युद्धों से ही, मतलब खाड़ी जगहों से ही आता था, है ना, यहां से ही आता था, क्योंकि ज्यादातर जो कमाई होती थी, जो लोग कमाने जाते थे वो इन्हीं देशों में ज्यादा उस समय जाते थे और वहां से कमाई जो है भारत पर आती थी। अब जब युद्ध होने लगा तो भारत को उन्हीं सभी लोगों को इन देशों से वापस बुलाना पड़ा, ठीक है। तो एक तो खाड़ी युद्ध को यहाँ पर एक अहम जो है बात कही, मतलब अहम यहाँ पर मुद्दा माना गया कि भैया जो इकोनॉमिक क्राइसिस 1991 में आया उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि खाड़ी युद्ध का संकट पैदा था, खाड़ी युद्ध हो रहा था, इसीलिए ऐसा
हुआ था। क्लियर। 1990 में जो खाड़ी युद्ध की शुरुआत हमको देखने को मिली थी, यानी कि जो खाड़ी युद्ध शुरू हुआ था, जिसे ये कहा गया कि भारत पर इसका सबसे बड़ा असर पड़ा, क्योंकि दुनिया भर में जो तेल का दाम था वो आसमान छूने लगा था उस समय, ठीक है। और भारत में जो पेट्रोलियम आयात का बिल था वो 2 अरब तक का पहुंच गया था। $2 अरब होने की मतलब उम्मीद बताई गई थी, 4 गुना हो गया था, यानी कि 5 पॉइंट कुछ के करीब उस समय हो गया था। अकॉर्डिंग मेरे को भी पूरा नहीं पता है, लेकिन 5 पॉइंट करीब जो है अरब का करीबन पहुंच गया था, लेकिन 2 गुने से ज्यादा भारत में इसका जो है कर्ज पहुंच चुका था भारत के अंदर। अब खाड़ी में जो आने वाली कमाई थी वो बंद हो गई, क्योंकि लोगों को वहां से बुलाना पड़ा। अब वहां पे लोग कारोबार तो कर ही नहीं सकते थे, कामकाज कर नहीं सकते थे, तो जाहिर सी बात है भारत में पैसा भी आना मुश्किल हो गया था, क्योंकि लोगों को वहां से भारत ने बुला लिया। अब होता क्या है, होता ये है इसी के बीच में जो है 1989 का, अच्छा ये पूरी चीज आप समझ गए, ये सारे कारण थे जिससे जो है भारत के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आया था उस समय, यानी कि आर्थिक संकट पैदा हुआ था। अब होता क्या है, इससे थोड़ा पहले की बात को समझते हैं, चुनावी मुद्दा समझते हैं। अब 1989 में लोकसभा का चुनाव हुआ था। उस समय क्या हुआ था, 1989 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, जिसमें यह बताया गया था कि राजीव गांधी जो थे, राजीव गांधी को करीबन 197 सीटें मिली थी, यानी कि 200 से 3 सीटें कम थी उस समय, ठीक है। क्या हुआ था, दोबारा समझिए, 1989 में चुनाव होते हैं, लोकसभा का चुनाव हुआ, जिसमें राजीव गांधी को 197 सीटें मिली। अब 197 सीटें मिली है, लोकसभा का चुनाव है, तो जाहिर सी बात है राजीव गांधी की सरकार नहीं बन सकती है। क्यों नहीं बन सकती है, बहुमत प्राप्त नहीं है। दूसरा, अब आप कहेंगे बहुमत प्राप्त नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उस समय भाजपा जो थी उसे 85 सीटें थी, तो कांग्रेस और भाजपा मिलकर सरकार बना सकती थी, लेकिन राजीव गांधी की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया था कि वो जो है गठबंधन की सरकार नहीं बनाएंगे, ठीक है। यहां पर उनकी तरफ से कह दिया गया कि भैया हम गठबंधन की सरकार नहीं बना सकते। लेकिन जब 197 सीटें राजीव गांधी को मिली थी, तो उस समय जो जनता पार्टी हुआ करती थी उससे मिली थी 147 सीटें, 143 सीटें, माफ करिएगा, 143 सीटें मिली थी। 143 सीटें मिली किसको, जनता पार्टी को, जिसके नेता थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, यानी कि वीपी सिंह, जिनकी सरकार अभी आपको बनेगी। यहां पर वीपी सिंह ने अपनी सरकार बना दी। क्यों, क्योंकि वीपी सिंह ने गठबंधन कर लिया भाजपा के साथ मिलकर। भाजपा के पास 85 सीटें थी, विश्वनाथ प्रताप के पास यानी कि वीपी सिंह जी के पास कितनी थी, 143 सीटें थी। कुल मिलाकर जो है इनका 200 से प्लस का आंकड़ा पहुंच गया। और लोकसभा में अगर 200 से प्लस का आंकड़ा, क्योंकि 500 प्लस सीट है, आधी भी गए आप, तो आपकी सरकार बन गई। राजीव गांधी सीट बनाने को, मतलब राजीव गांधी सरकार बनाने को तैयार नहीं थे, तो वो सरकार बनाएंगे नहीं, तो सरकार किसकी बनेगी, गठबंधन सरकार बन गई, भाजपा की और जनता पार्टी की। क्लियर हो गया। अच्छा, अब होता क्या है, एक और एक चीज पॉइंट याद रखिएगा कि आर्थिक संकट पैदा होने का एक और कारण ये था कि 1991 का जो ये स्थिति जो पैदा हुई, ये इसलिए हुई क्योंकि इसके बाद दंगे भी देखने को मिले, हिंदू मुस्लिम दंगे भी हुए थे, ठीक है। और साथ में जो है उस समय जब 1991 तक ये चला, फिर उसके बाद हुआ क्या कि जो वीपी सिंह थे इनको इस्तीफा देने की मांग उठने लगी, ठीक है। जब दंगे हुए, अडानी, उस समय अडवाणी थे, उन्होंने रथ यात्रा करी थी, जो कि उसके जब उन्होंने रथ यात्रा करी, एक हिंदू रथ यात्रा थी, तो उसके बाद फिर माहौल बहुत ज्यादा गर्म हुआ, हिंदू मुस्लिम का दंगा उस समय देखने को मिला। भाजपा ये सब देखते हुए अपना जो संगठन भाजपा ने गठबंधन बनाया था, वो अपनी सीटें वापस लेके जो है वीपी सिंह की सरकार को गिरा देती है। और अब जब दंगे हुए, ये सब चीजें देखी गई, भाजपा ने क्या करा, अपना जो समर्थन उन्होंने दिया था, मतलब 85 सीटें जो दी थी वीपी सिंह को सरकार बनाने के लिए, वो उन्होंने वापस ले लिया। अब वीपी सिंह की जो है, विश्वनाथ प्रताप सिंह की जो थी सरकार गिर गई। अब जब सरकार गिर गई तो चुनाव होने थे। अब चुनाव होते 1 साल के बाद, तो उस समय कौन देश का प्रधानमंत्री रहेगा, तो उस समय जो है चंद्रशेखर करके थे, जिनको उस समय 8वां प्रधानमंत्री बना दिया गया, यानी कि 8वें नंबर के प्रधानमंत्री बने चंद्रशेखर। और जब ये बने तो 7 महीनों के अंदर ही इनका इस्तीफा भी ले लिया गया, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। क्यों दिया, क्योंकि ये केयर टेकर के रूप में इन्होंने सरकार बनाई थी, मतलब कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री बने थे। ऐसा हो सकता है कि जब कोई नहीं है और चुनाव में समय है, तत्कालीन चुनाव एकदम नहीं कराए जा सकते, उसके लिए भी थोड़ा समय चाहिए होता है, तो चुनाव होने में समय लगा। उस समय 7 महीनों के लिए जो है प्रधानमंत्री बनाए गए चंद्रशेखर। अब ये जब 7 महीनों के लिए बनाए गए, इसी बीच में हमारा आर्थिक संकट आ चुका था पूरी तरीके से। क्लियर हो गया।
जल्दी से तत्कालीन रूप से नरसिम्हा राव की सरकार आ जाती है। अब 1991 में नरसिम्हा राव जब गद्दी पर बैठते हैं यानी कि प्रधानमंत्री बनते हैं, जो कि देश में के 9वें प्रधानमंत्री बने नरसिम्हा राव। इन्होंने अपने सरकार के अंदर मतलब अपनी कैबिनेट के अंदर वित्त मंत्री का जो पद दिया वो दिया मनमोहन सिंह को, यानी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को पद दे दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह वही व्यक्ति हैं जो अभी पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे थे, जिनको चुप के नाम से जाना जाता है कि ये कुछ बोलते नहीं है। इनको इसीलिए जाना जाता है, लोग इनके इसीलिए फैन हैं क्योंकि 1991 में आर्थिक संकट से निकालने में सबसे बड़ा हीरो का काम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ही किया था। ठीक है, अब करते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या किया और कैसे किया। तो याद रखिएगा 1991 में जब नरसिम्हा राव की सरकार आई, उसमें कैबिनेट के अंदर वित्त मंत्री का पद संभाला डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये इससे पहले अगर बात करें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे ये आरबीआई के अंदर गवर्नर का कार्य संभाल रहे थे, लेकिन अब उन्होंने ये कार्य छोड़ के इनको वित्त मंत्री का पद दे दिया। इन्होंने क्या करा, सबसे पहला काम ये क्या करते हैं, इन्होंने लाइसेंस राज जो होता था ना, मतलब 1991 से पहले ये चलता था, लाइसेंस राज होता था, मतलब सारी कंपनियों के अंदर सरकार का अधिकार था, मतलब सरकार ही जो है उसको कैसे चलाना है कैसे नहीं चलाना है। इनपुट एक्सपोर्ट की नीतियां में इन्होंने बदलाव करे, किसने, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इनपुट एक्सपोर्ट की जो नीतियां थी उस पर बदलाव करे। सबसे बड़ा बदलाव मनमोहन सिंह का माना जाता है कि इन्होंने लाइसेंस राज को खत्म कर दिया, जो कि हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहा और आज तक हमारा देश चल रहा है। और आज इन्हीं की वजह से आज हमारा देश $5 ट्रिलियन के जीडीपी का सपना भी देख रहा है। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है कि इन्होंने सबसे पहले आते ही सरकार में लाइसेंस राज खत्म करा, उसके बाद इनपुट एक्सपोर्ट की जो नीतियां थी उसमें इन्होंने धीरे धीरे करके बदलाव करने शुरू कर दिए, यानी कि अर्थव्यवस्था अब हमारी खुलने लगी थी। सबसे इंपॉर्टेंट कार्य इन्होंने करा, एलपीजी की ये नीति लेकर आए। एलपीजी क्या होता है, बहुत बार एग्जामिनर आपसे पूछता है कि एलपीजी की नीति किसको माना जाता है, कौन लेकर आया था। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम वाली गैस नहीं, एलपीजी का मतलब होता है लिबरलाइजेशन और साथ में जो है प्राइवेटाइजेशन, और उसमें होता है ग्लोबलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की जो नीति थी उसको लाने वाला और कोई नहीं था, उसको लाने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ये तीनों क्या होते हैं, इसके ऊपर कभी विस्तार से वीडियो देकर समझाऊंगा क्योंकि एक बहुत बड़ा टॉपिक है ये भी, कि आपको तीनों पता होने चाहिए कि भाई ये जो वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और साथ में जो है ग्लोबलाइजेशन, ये पूरा जो है क्या था। मतलब अभी आप यहाँ पर इतना समझिए कि इन्होंने मतलब विदेशी व्यापार के लिए दरवाजे खोल दिए थे। ठीक है, यहां पर एक बहुत बड़ा पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, जो विदेशी मुद्रा भंडार किसी भी देश का बढ़ता है वो तभी बढ़ता है जब उस देश में आकर कोई और इन्वेस्ट करेगा तब। अब आप ये भी समझोगे कि ऐसे तो फिर अंग्रेजी पावर बढ़ती है ना, नहीं, इन चीजों पर भी लागू सरकार ही लगा सकती है, एकदम भी खुली छूट नहीं दे देनी है कि आओ और लूट जाओ, जैसे राजा महाराजाओं ने समय में दी थी पिछले समय में। ठीक है, लेकिन मनमोहन सिंह क्या करते हैं, मनमोहन सिंह ने एक चीज देखा कि भैया पहले जो सरकार का अधिकार सरकार ने अपने पास रखा है लाइसेंस राज, उसे खत्म करो, क्योंकि यहाँ पर विदेशी व्यापार हो ही नहीं सकता था। अब विदेशी व्यापार नहीं होगा तो विदेशी मुद्रा भंडार कहां से आएगा, इतने बड़ी मात्रा में हम उस समय जो है क्या कहते हैं एक्सपोर्ट भी नहीं करते थे कि विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ जाएगा। तो इन्होंने जो एलपीजी की नीति लाया उसमें एक बात का स्पष्टीकरण करा कि भैया लोग विदेशी व्यापारी बिजनेसमैन जो है वो हमारे भारत में आए और यहाँ पर व्यापार करें, और देखा भी वही गया कि जब विदेशी व्यापार बढ़ा तो हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो गया था वो धीरे धीरे भरना स्टार्ट हो गया और हमारी जीडीपी अपने दोबारा से लाइन में आने लगी थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा निभाता है। जो एलपीजी मॉडल था वो कौन लेकर आया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह लेकर आए थे। क्लियर है, तो मनमोहन सिंह जो थे ये एलपीजी की नीति तो ले आए थे, लेकिन इनके सामने जब सरकार में आए थे, मतलब नरसिम्हा राव की जब सरकार आई थी उस समय एक बहुत बड़ी चुनौती और थी भारत के पास, मतलब भारत की उस समय सरकार के पास चुनौती ये थी, वित्त मंत्री के रूप में अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात करूं तो उनके सामने चुनौती ये थी, उनको जब ये जिम्मेदारी मिली तो उस समय हमारे पास ज्यादा कुछ तो था नहीं, 5 पॉइंट कुछ के करीब हमारा जो था जीडीपी थी हमारे पास,
है ना, मतलब पैसा था हमारे पास, ये याद रखिएगा। अब उसके साथ साथ यहाँ पर बहुत सारी चीजें हुई, जैसे जैसे क्या हुई, चुनौतियों के सामने ही हमको ये भी देखने को मिला कि जो शेयर बाजार था, शेयर बाजार में बहुत बड़ा घोटाला हुआ जिसे हर्षद मेहता घोटाला कहा जाता है। ये भी उसी समय हुआ था 1991 में, ठीक है। बहुत बार पूछा जाता है कि शेयर बाजार के अंदर जो हर्षद मेहता घोटाला हुआ था ये कब हुआ था। इस समय वित्त मंत्री कौन थे, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, और साथ में 1991 में ये घोटाला देखने को मिला। साथ में चीन और पाकिस्तान के साथ हुआ युद्ध में भी हमारी जो अर्थव्यवस्था थी उसको बहुत बुरा नुकसान पहुंचा था, ठीक है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के सामने जो थी ये भी चुनौती थी, हालांकि वो इस चुनौती से भी आगे निकल गए, ठीक है। अब 80 के दशक तक क्या था, मतलब 80 का जो दशक था उस समय तक ये होता था कि सरकार ही तय कर पाती थी, जैसे मैंने बताया ना लाइसेंस अधिकार था सरकार के पास, तो सरकार ही तय करती थी कि किस इंडस्ट्री में कितना प्रोडक्शन होगा। सीमेंट कार से लेकर बाइक तक, जो सीमेंट था, कार था, बाइक था, उसमें प्रोडक्शन तक हर सेक्टर में सरकार का वर्चस्व था, सरकार का कंट्रोल था। और इसी को जो था मनमोहन सिंह ने खत्म कर दिया, ठीक है। क्योंकि जब तक ये नहीं आए थे उस समय जो कारें बिकती थी वो 2-3 कारें साल में बिकती थी। बहुत बहुत अजीब बात है कि कार बिक रही है, वो भी 2 दिन की बिक रही है, सरकार को पैसा कहां से आएगा। तो इन्होंने वो चीजों को सारा खत्म करा। तत्काल केंद्र सरकार में जो है देश में लाइसेंस राज लगभग इन्होंने खत्म कर दिया। उसको समाप्त करते हुए वस्तु का कितना भी प्रोडक्शन हो उसके की कितनी भी कीमत होगी वो इन्होंने बाजार पर छोड़ दी, यानी कि बाजार खुद निर्धारित करेगा कि उसको किस कीमत पर क्या बेचना है और क्या नहीं बेचना है, ठीक है ना। मतलब फैसला जो था इन्होंने बाजार पर छोड़ दिया। अब ये खुली नीति कहते हैं, इसको कहते हैं खुले बाजार की नीति, ठीक है। इन्होंने क्या करा, 18 इंडस्ट्रीज को छोड़कर बाकी सभी को जो है लाइसेंस अनिवार्यता खत्म कर दी। मतलब एक 18 इंडस्ट्री इन्होंने छोड़ी, उसके बाद उसके 18 इंडस्ट्री छोड़ने के बाद इन्होंने कहा जितनी भी बाकी इंडस्ट्रियां बचती हैं, जितना भी बाकी बिजनेस है, उन सब में कोई भी लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। आप अपना व्यापार करिए और देश में अपना योगदान दीजिए, ठीक है। और यही सब इनकी नीतियों की वजह से हमको ये देखने को मिला, जब लाइसेंस राज खत्म होता है तो हमको ये देखने को मिला जहां कारों की बिक्री 1991 से लेकर 1992 तक केवल 2 कारें बिकी थी, यानी कि एक साल के अंदर 2 कारें बिकना। वही 95 से लेकर 95 तक, मतलब 95 तक ये देखा गया 3 लाख प्लस कारें बिकना स्टार्ट हो गई, और 2003-4 आते आते 10 लाख से ज्यादा कारें बिक चुकी थी। ये सब चीजें जो सरकार, ये जो सब चीजें जब बिकती है ना, तब जाकर जो है सरकार के पास पैसा आता है और फिर वो पैसा विदेशी मुद्रा भंडार में बदलता रहता है, ठीक है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे वो इसमें एक सुपर हीरो की कार्य निभा रहे थे। अच्छा, इसी के बीच में 1991 में ही राजीव गांधी की भी हत्या हो गई थी, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। उस वही समय है ये जब राजीव गांधी की भी हत्या कर दी गई थी। तो ये पूरा कारण था गाइस जिससे हमारे देश के अंदर आर्थिक संकट आया। ये मैंने उन व्यक्तियों के आपको नाम बताए जिन्होंने इस संकट से हमें निकाला। ये संकट आया नहीं था, केवल हमें छूकर निकला था, हालांकि आता तो बहुत बुरी हालत हो जाती। और जिन्होंने हमें इस संकट से निकाला उनका आज यही कहना है, डॉक्टर मनमोहन सिंह आज भी इस बात को बोलते हैं कि जैसे 1991 में आर्थिक संकट आया था, आने वाला समय भी कुछ इससे बुरा संकट भारत को देखना पड़ सकता है अगर भारत इसी प्रकृति से आगे बढ़ेगा तो। अब वो कब आता है, क्या आता है, हालांकि बहुत बड़े जो है ये इनको डॉक्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इकोनॉमी के अंदर हमारे देश में अगर बात करूं तो इकोनॉमी के अंदर पीएचडी करना केवल 1 से 2% लोग करते हैं, और इन्होंने इकोनॉमी के अंदर ही पीएचडी करी हुई थी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, ठीक है। इसीलिए इनको जो है इकोनॉमी का इतना अच्छा ज्ञान कहा जाता है, ज्ञानी है, और जब पीएचडी करिए तो जैसी बात है ज्ञानी है, ठीक है। तो आई होप आप इस पूरे टॉपिक को अच्छे से जाने होंगे। क्राइसिस कैसे आया, कैसे निकला और किन किन्होंने सहायता करी उसको जानेंगे, किस किस नीति को अपनाया गया वो मैंने आपको बता दी। आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर ना करा हो तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। आपके पेपर के पॉइंट ऑफ से टॉपिक इंपॉर्टेंट था, 1-2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से जरूर आपसे पूछा जाता है, क्लियर है। तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर सैटरडे वाली वीडियो देखना मत भूलिएगा, उसे जरूर देखिएगा, और आज की कोई भी वीडियो अगर नहीं देखी हो तो उसे जरूर देखिएगा, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।